हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज हम आपको यूपीएससी का फॉर्म वर्क फिल करके दिखाएंगे। यूपीएससी के, जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी के फॉर्म निकले हुए हैं और साथ ही स्टूडेंट्स को इनको फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम लाइव फॉर्म फिल करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने फॉर्म पहली बार फिल किया है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन से आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, लेकिन अगर मान लो आपने पहले भी फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले सेक्शन में ईमेल आईडी, मोबाइल ओटीपी या फिर ओटीआर के थ्रू अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डालनी है और गेट ओटीपी में जाके आपको जो ओटीपी पे पासवर्ड आएगा आपका ईमेल आईडी पे, वो फिल करना है। साथ ही वेरिफिकेशन कोड में एक कोड फिल करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन सेक्शन पे जब उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो आपका जो पहले आपने रजिस्टर किया हुआ है वो खुल जाएगा। इसी तरह अगर आप मोबाइल नंबर से करते हो तो मोबाइल नंबर डालना है, फिर ओटीपी मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आप अपने वेरिफिकेशन कोड फिल करते हैं तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और यही प्रोसेस आप ओटीआर आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। ओटीआर आईडी डालनी है, आईडी का पासवर्ड डालना है, ओटीपी आएगा, उसको लॉगिन कर लेना है। अब जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन में। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आपको क्लिक करना है और जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आएगा। इसमें आपको सबसे पहले नेम डालना है एज पर क्लास टेंथ की सर्टिफिकेट में जो भी आपका नेम है वो डालना है। उसके बाद वेरीफाई नेम डालना है, मतलब आपको अपना नाम दोबारा डालना है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो इसमें आपको नो करना है। अगर आपने चेंज नहीं किया और चेंज किया है तो यस करना है, और अगर चेंज किया है तो नया नाम क्या रखा है वो चेंज नेम के अंदर आएगा। और उसके साथ ही आपको अपना जेंडर फिल करना है, मेल फीमेल या फिर जो भी अगर अदर का ऑप्शन है इसमें आप वो भी फिल कर सकते हो। इन डिटेल को अच्छे से फिल करना है और उनको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है कि ये डिटेल्स आपकी ही हैं। बहुत ही सावधानी से आप अपना नाम भरिएगा, क्योंकि एक बार गलती होने पर ओटीआर में जो है प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा चेंज करने में। तो जब आप अपना नाम और जेंडर ये सब भर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको वेरीफाई जेंडर में दोबारा अपना जेंडर डिटेल्स फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके टेंथ के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही सब फिल करना है, कुछ अलग फिल मत कीजिएगा, क्योंकि सारी और उसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में भी जो टेंथ के जो आपके सर्टिफिकेट में है वही डिटेल्स फिल करनी है। उसका फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम वेरीफाई करना है, माइनॉरिटी स्टेटस यस या नो जो भी है, मोबाइल नंबर भरना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप स्किप कर सकते हैं। ईमेल आईडी अल्टरनेटिव आप भरना चाहें भरे, स्किप कर सकते हैं। क्लास 12 का रोल नंबर भरना है। इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है आपको। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं और उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा भर के सबमिट कर देना है। जब सबमिट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। आप इसको अपने पास सेव करके रखें, क्योंकि ये आगे की यूपीएससी के सारे फॉर्म में यही ओटीआर नंबर और यही स्लिप काम आएगी। उसके बाद आई एग्री पे जाना है। उसके बाद आपको रीसेंड करना है मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी, इन दोनों पे आपको ओटीपी आएगा, उसको अच्छे से फिल कर लेना है मोबाइल पर। अगर नहीं आता है तो दोबारा ओटीपी रीसेंड का भी ऑप्शन होता है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हो जाएगा ये वन टाइम सबमिट रजिस्टर सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको सेव करके रखना है, क्योंकि आगे आपको यही ओटीआर नंबर काम आने वाला है। वैसे इसका मेल आपके इसका मतलब मेल पे पहुंच जाता है ये ओटीआर नंबर जो भी आपने रजिस्टर किया होता है, और आपके फ़ोन नंबर पे भी ये आपका ओटीआर पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको वापस लॉगिन वाली सेक्शन पे जाना है और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं आप, तो अब इस पर क्लिक कर लॉगिन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक करके आप ऑलरेडी लॉगिन पे आप मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ईमेल आईडी डालेंगे इसमें या फिर मोबाइल नंबर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। मोबाइल नंबर से करना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि मोबाइल नंबर में इजीली जो है ओटीपी आ जाता है। या ईमेल आईडी डालें और उसके बाद गेट ओटीपी पे जाएं, तो जो ओटीपी है वो फिल करें आप। उसका नीचे वेरिफिकेशन कोड होता है, आपको वो फिल करना होता है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। देखो इसमें ऑप्शन भी आता है ओटीपी में कि अगर ओटीपी नहीं आई है तो आप कुछ सेकंड बाद फिर से ओटीपी के लिए क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन वाले सेक्शन पे जाएंगे तो इस तरह से कुछ खुल के आएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोटो, साइन, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, अचीवमेंट, प्राइड, मेडल्स और अदर्स।
आप एक-एक करके डिटेल्स को फिल कर सकते हैं और ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि एक के बाद एक ही फिल करो। पहले कोई सी और उसके बाद कोई सी फिल कर सकते हैं। इससे पहले आपको सबसे पहले तो चाहिए अपना फ़ोटो, जिसमें जब आप फॉर्म भरें उससे 10 डेज़ पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, मतलब विदिन 10 डेज़ में आपका फ़ोटो होना चाहिए और उस फ़ोटो में आपका नेम होना चाहिए और वो डेट मेंशन होनी चाहिए, जिसको आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है? अब ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो ओटीआर प्रोफाइल है वो तो एज़ इट इज़ रहेगी और उसके बाद अदर डिटेल्स हम नीचे फिल करेंगे। इसमें हम फिल करेंगे नेशनैलिटी इंडियन और उसके बाद ये आपसे आपकी मदर टंग पूछेगा तो मदर टंग में आप जो भी आपकी मदर टंग है, जैसे हमने हिंदी फिल की है। मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड अनमैरिड, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है आपको, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है इंडिया। पोस्ट ऑफिस बतानी है, सिटी, टाउन, विलेज, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जो भी है आप उसको फिल कर देंगे। उसके बाद अपनी कम्युनिटी बताएंगे, आप किस कम्युनिटी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जो भी। इन कम्युनिटियों के साथ आपको फिर अगर आप ये सब कम्युनिटी भरते हैं तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा और ये भी बताना होगा कि इसकी इशू डेट क्या थी और किसने इशू किया। देखो इसमें ऑप्शन खुलेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम वगैरह, इसमें सारे ऑप्शन खुलेंगे। साथ ही अदर्स का ऑप्शन भी आएगा। अगर इन अथॉरिटी जो दी हुई है इनमें से किसी और अथॉरिटी के द्वारा अगर आपका जो है सर्टिफिकेट एससी, एसटी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें से किसी का भी इशू हुआ है तो आपको वो फिल करके बताना है। साथ ही आपको उसका पूरा इशू का जो है नेम बताना है, डिजाइनिंग नेम ऑफ इशू, डेजिग्नेशन नेम बताना है कि किसने इशू किया है। देखो ये पूरा खुला हुआ है, ये हमने एक सर्टिफिकेट ला के दिखाया है आपको। इसमें लिखा हुआ है कि डिजिटली साइंड बाई, तो वो लिखा आपके साइड में नाम लिखा रहता है कि डिजिटली साइंड बाई, किसके द्वारा साइन किया गया है। तो वो आपके सर्टिफिकेट पे आपको दिख जाएगा, तो आपको वो बताना है डेजिग्नेशन नेम ऑफ इशू, किसने इसका डिक्लेयर कर देना है आपको। डेट ऑफ इशू बतानी है, कब डेट, किस डेट को इशू किया गया था, जो लिखी होती है डेट, आप उस तरह से डेट बता देंगे कि कब इशू किया गया था। साथ ही फुल एड्रेस, इसमें एड्रेस बताना है आपको कि जिस भी अथॉरिटी ने इशू किया है उसका फुल एड्रेस क्या है, क्योंकि सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, बहुत इजीली आप इसे फिल कर सकते हैं। स्टेट योर रिलीजन इफ यू बिलोंग्स टू एससी, मतलब आपका रिलीजन क्या है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बताना होगा। और कम कास्ट का नेम भी बताना होगा, कास्ट या ट्राइब जो कि आपकी सर्टिफिकेट में लिखा होगा। देखो ये सब में वर्णित होता है बिहार राज्य के, ये हमने जो आपको सर्टिफिकेट दिखाया है एग्जाम्पल में, उसमें मेंशन होता है कि आप कौन से समुदाय से हैं, कौन सी जाति से हैं, तो वो सब आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद ये सब मेंशन करने के बाद एक सेंट्रल लिस्ट विद एसएल सीरियल नंबर भी आपको बताना होगा, अपनी कास्ट का, ट्राइब का या कम्युनिटी का। ये सब सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, आप इसे बता सकते हैं। और या फिर ये इन्होंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप उस पर खोलेंगे उस वेबसाइट को, उस वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। लिंक में है ना मेंशन क्या होता है कि आपकी ट्राइब की, देखो ये लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स की आ गई। इस लिस्ट में आप अपनी स्टेट का देख सकते हैं, आपको दिख जाएगी अपनी जो कि आपकी कास्ट की कौन सी लिस्ट है। देखो बिहार की ये खुल रही है, कौन कौन सी, तो आप इसमें से सेंट्रल में आपने अगर सर्टिफिकेट बनवाया है तो ये लिस्ट में पता चल जाएगा कि आप कौन से सीरियल नंबर की है आपकी जो भी कास्ट है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे, जो भी हो उस नंबर पे आपको फिल कर देनी है, ठीक है। देखो लिस्ट सीरियल नंबर पूछ रहा है तो उस सीरियल नंबर के साथ आपको अपनी कम्युनिटी फिल कर देनी है। उसके बाद आएगा वेदर यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का बताना है। ये सब फिल करने के बाद आप कौन से राज्य के कौन से क्रमांक पे हैं, तो वो सर्टिफिकेट में भी क्रमांक लिखा होगा। तो अगर आप नहीं उस वेबसाइट पे जाके खोलेंगे तो सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स अच्छे से होंगी। आप बस सर्टिफिकेट को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, उस पर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, आप आराम से उन्हें फिल कर सकते हैं। उन डिटेल्स को अच्छे से फिल करके थोड़ा शांति से फिल करिएगा, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत हुई तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। अब यूपीएससी सर्टिफिकेट्स को लेके काफ़ी रूड हो गया है, मतलब काफ़ी अच्छे से एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा पूजा केरकर का केस हुआ था, उसके बाद यूपीएससी ने इसके बहुत परिवर्तन कर दिए हैं। इसी प्रकार अगर आप एससी की जगह एसटी से हैं तो वहाँ भी ये सब लिस्ट है, ये देखो ये लिस्ट दी हुई है एसटी ट्राइब्स की। आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी एसटी ट्राइब्स हैं
और बाकी स्टेट की कौन सी एसटी ट्राइब्स हैं, जैसे बिहार की खुली हुई हैं, बिहार की कौन सी एसटी ट्राइब है। हर स्टेट का ऐसे ही एसटी ट्राइब्स के ना सीरियल नंबर के साथ नाम दिए हुए हैं। तो आपको सर्टिफिकेट में सब कुछ जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया होगा उसमें अच्छे से मेंशन होगा कि आपकी ट्राइब के कौन सा सीरियल नंबर है। तो आप उसको देख के और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देखो ये सारी इसमें दी हुई है, तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सब फिल करने के बाद आप सेंट्रल लिस्ट में ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको नहीं पता है, आपके सर्टिफिकेट में नहीं दिख रहा है, तो लिंक दी हुई होंगी, आप उसे खोल के फिल कर सकते हैं। इसी तरह हम ओबीसी का भी देख सकते हैं। ओबीसी का भी सेम प्रोसेस है। बस आपको ये बताना है कि आप क्रीमी लेयर में हो या नहीं, क्योंकि आप नॉन क्रीमी लेयर में होगे तभी आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर आप क्रीमी लेयर में हो तो फिर आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। नॉन क्रीमी लेयर जो 8 लाख से ऊपर है, जो क्रीमी लेयर है वो शायद नीचे होते हैं, कुछ इस तरीके से है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप क्रीमी लेयर में हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में हैं। और आप क्रीमी लेयर और आपकी लिस्ट वगैरह आपको ये वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके मिल जाएगी। आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी जो जातियाँ हैं वो ओबीसी की क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं। मेंशन किया हुआ है, आप इन्हें ओपन करके देख लेना और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी आपकी जाति हो, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे भी वैसे मेंशन होती है, इतना खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस एग्जांपल के लिए आपको ये सब दिखा दिया है कि देखो यूपीएससी ने सारी व्यवस्था की हुई है, अगर आपको पता है तो। बाकी अगर आप अपना सर्टिफिकेट पढ़ोगे तो आपके सर्टिफिकेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी हुई होती है। तो ये आपको ज़रूरत नहीं होती उस मतलब ये वेबसाइट खोल के देखने के लिए। उसमें ही सब कुछ मेंशन होता है। ये देखो सारी जो भी ओबीसी कैटेगरीज हैं उनके बारे में यूपीएससी ने इस लिंक पे फिल के मिल जाएगा आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत, यही ईडब्ल्यूएस का भी प्रोसेस है कि डेट ऑफ इशू क्या है और कब इशू किया गया था। और जनरल के लिए कुछ ज़्यादा बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ जनरल के बाद आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये सब आप फिल कर लेना। फिल करने के बाद हम जाएंगे वेदर यू आर पीडब्ल्यू की, तो यस और नो जो भी है, आप नो पे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बताना है आपको कौन सा कार्ड। अगर आधार कार्ड तो आप आधार कार्ड देंगी, उसके बाद कंसेंट मांगेगा तो यस, उसके बाद आपको आपके आधार कार्ड का नंबर मेंशन करना है, क्योंकि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड या फिर जो भी आपने दिया है उस पर आपका जो नंबर होता है वो मेंशन होता है अच्छे से, आपको फिल कर देना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ पीएचडी, बताना है यूपीएससी को क्या आपने कभी यूपीएससी में एज अ पीएच कैंडिडेट कुछ फ़ायदा उठाया है, तो वो भी आपको बताना होगा। ये सब फिल करने के बाद आप ये अपनी डिटेल पब्लिक करना चाहते हैं कि नहीं बता के आप सेव कर देना है, और ये आपका पर्सनल डिटेल हो गई फिल। उसके बाद पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद वो टिक लगा आ जाएगा आपके पास। आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो एडिट का ऑप्शन आता है, आप एडिट के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, एक ही एड्रेस फिल कर देना है। और अगर आपका सेम है तो नीचे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर इफ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस एक ही है तो आपको एक ही बार फिल करना है। और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल करेंगे। ये सब फिल करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है आप सेव कर लेंगे। उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर वाले सेक्शन पे जाएंगे। आपको फोटो और सिग्नेचर, आपके फोटो जो है आपका फोटोग्राफ, उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए कब का है वो फोटोग्राफ, और आपका नेम भी मेंशन होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्म फिल करने के 10 दिन पहले से ज़्यादा की डेट नहीं होनी चाहिए। विद इन 10 डेज ही आपकी जो है डेट होनी चाहिए, और उस डेट को आप लगा देना। और मतलब जब भी फॉर्म भरवाओ तो उस डेट का ध्यान रखना। और इसमें इन्होंने फोटोग्राफ के लिए डायमेंशन दिए हुए हैं कि विड्थ 550 और 1000 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, और 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ, और 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और ऐसे ही सिग्नेचर के लिए भी आपके जो है गाइडलाइंस दी हुई हैं, और ये एग्जाम्पल भी बताया है कि नॉन एक्सेप्टेबल फोटोज कैसे कैसे हैं और एक्सेप्टेबल फोटोज कैसे हैं। फोटोग्राफ लेते टाइम देखो ये एक्सेप्टेबल फोटो का आपको जो बताया है डेट है और आपका नेम, ये दोनों चीज़ें ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। अगर आपको इसको क्रॉप करना नहीं आता है तो आप क्रॉप क्रॉप भी कर सकते हैं नए इजीली फॉर्म को।
जो कि हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम रिसाइज कर सकते हैं। ओपन करना है अपने फोटो को जिसमें डेट और आपका नेम मेंशन हो। उसके बाद हम रिसाइज कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन भी रिसाइज कर सकते हो, और अगर आपके फ़ोन में या सॉरी आपके लैपटॉप में अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कि होते ही हैं सारे लैपटॉप में, तो आप उससे भी उसको एडिट कर सकते हो और अपनी ये पिक्सेल्स को सेट कर सकते हो। हम सेव कर लेंगे, उसके बाद वहाँ फ़ोटो हो जाएगा अपलोड। फ़ोटोग्राफ अपलोड होने के बाद हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर के लिए भी 350 बाई 350 और 550 बाई 550 के बीच में होना चाहिए, और 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही 20 केबी से कम का नहीं होना चाहिए। तो हम अपने सिग्नेचर को अपलोड करके नीचे इसमें अपलोड कर देंगे, जो कि आप अपनी फाइल में देख सकते हैं, जो कि आपको अपलोड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद चूज़ फाइल में जाना है। चूज़ फाइल में जाके आपको अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, जो कि आपने सेव कर रखे होंगे। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद सेव कर देना है उसको, और ये आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। और अगर आप सिग्नेचर पे जाएँगे, तो सिग्नेचर का भी आपको यही शो करेगा कि आपके सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपको भरना है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, 10th और 10th की भरनी है। उसके बाद 12th और ग्रेजुएशन सबके जो है इन्फॉर्मेशन मांगी, कौन सी क्लास डिवीज़न, किस डिवीज़न से आपने पास किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बता देना है। परसेंटेज कितनी रहेगा, अगर परसेंटेज बताते हो तो सीजीपीए बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सीजीपीए बताते हो तो परसेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी ईयर में पास आउट हुए थे, सब्जेक्ट्स क्या थे, स्कूल का नेम क्या है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो आपको बता देना। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे जाना है। फिर सेव होने के बाद इंटरमीडिएट यानी कि 12th के लेवल पे जाना है, और 12th की ईयर चूज़ करना है। कि पहले तो पूछेगा कि आपने कंप्लीट कर चुकी है या अपियरिंग है, तो कंप्लीटेड में जाके उसके बाद आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। जैसे ही 10th की थी उसी हिसाब से 12th की सारी मांगेगा कि परसेंटेज क्या रहे, ईयर क्या रही, सब्जेक्ट क्या रहा, कौन सा स्कूल कॉलेज। इसको सेव करके आपको ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। ग्रेजुएशन पे फिर पूछेगा कि आपने अपियरिंग है या कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने कंप्लीट कर चुका तो आप कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद वो आपसे स्ट्रीम पूछेगा कौन सी स्ट्रीम से है। स्ट्रीम क्लिक करने के बाद आपको अदर स्ट्रीम, अगर जो इसमें मेंशन नहीं है उससे कुछ अदर भर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री भरनी है, परसेंटेज मार्क्स भरने हैं, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, कौन से कॉलेज से हैं, और ग्रेजुएशन का रोल नंबर भरना है। इशू डेट भरनी है, और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ये भरना है, जो कि आपके डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आपकी डिग्री या फिर जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी, उसके नीचे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ होता है कि किस डेजिग्नेशन ने आपकी अ, जो है ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट इशू किया है, वो भरना है आपको। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने फॉरेन लैंग्वेज में कुछ अडॉप्ट किया है, कुछ सीखा है, तो उसको अगर आपने नहीं सीखा है तो नो कर देना है, और आपको सारी डिटेल भर के फिल कर देनी है। इसी तरह अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन भरने के बाद ही आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ग्रीन हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको करनी है अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड। आपको 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और साथ ही कुछ जो आईडी आपने लगाई है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, वो अपलोड करना है। अगर आप WS ST या OBC से हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपको एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही अगर हैविंग सर्टिफिकेट इन शो दैट कैंडिडेट है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके लिए भी सर्टिफिकेट जो अप्लाई करना होगा। और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर आपने एक्टिविटीज़ की हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सबकी फाइल को एक एक करके आपको PDF के रूप में अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद आपको आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ आपको अपने फादर की इन्फॉर्मेशन और मदर की इन्फॉर्मेशन भरनी है। फादर इन्फॉर्मेशन, फादर का नाम तो पहले ही आप भर चुके हो। नेशनलिटी फादर की, फादर का प्रोफेशन क्या है, और एड्रेस में अगर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उसमें से क्लिक कर दोगे तो खुद ही फिल हो जाएगा आपका जो एड्रेस है। फादर का प्रोफेशन आपको चूज़ करना है, या फिर फादर का प्रोफेशन क्या है, तो चूज़ करने के बाद आपको एड्रेस चूज़ करना है। एड्रेस में आपने करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दो आपने फिल किए हैं। अगर आपके फादर का एड्रेस सेम है तो आप उसे सेम पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपके फादर की पोस्ट है तो आपको पोस्ट लिखनी है, और अगर आपके फादर का कोई बिजनेस या कुछ कुछ और
काम है तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। उसके बाद आपको फादर की अपनी एनुअल इनकम शो करनी है, कितनी एनुअल इनकम है, और साथ ही आपको बताना है स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। आपके फादर ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको ये भी बताना होगा। और डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपके फादर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, आपको वो डिस्ट्रिक्ट भी चूज करके लिखना होगा। उसके बाद आप सेव पे चले जाएंगे। सेव पे जाने से पहले आपको फादर का प्रोफेशन बताना इसमें ज़रूरी है। इसमें बिजनेस है तो आप बिजनेस सेव कर लेंगे, जो भी है एग्रीकल्चर या जो कुछ भी है आपके फादर का। उसके बाद मदर के प्रोफेशन में जाना, मदर के प्रोफेशन में होम मेकर का भी एक ऑप्शन आएगा, तो आप अगर आपकी मदर होम मेकर या हाउस वाइफ है तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस में आप फादर का एड्रेस कर देना जो कि आपके फादर का है, और अगर आपकी मदर जॉब नहीं करती तो आप नॉट एप्लीकेबल फिल करोगे। उसके बाद अगर मदर की इनकम नहीं है तो ज़ीरो क्लिक कर सकते हैं। ओरिजिनली आपकी माँ कहाँ से थी और किस मतलब डिस्ट्रिक्ट से थी, वो फिल करने के बाद आपकी मदर फादर की सेव हो जाएगा डिटेल्स। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में अगर आप कुछ कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं हो तो नॉन एम्प्लॉयड क्लिक कर देना है। पर कहीं क्या आप पहले एम्प्लॉयड थे तो यस, अगर थे तो फिर बताना है कि किस गवर्नमेंट सेक्टर में थे और कब से कब तक थे, और अगर नो पर क्लिक करते हो तो तीनों में नो नो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो फिर आपको बताना होगा कब से कब तक आप जो है एम्प्लॉयड थे। सेव करने के बाद नेक्स्ट आएगा यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन। अब एग्जामिनेशन इन्फॉर्म में क्या आपने पहले किसी फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो नो करते हो, तो इस क्या आपने यूपीएससी के लिए प्रीवियस किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आपने किया है तो यस, और नहीं किया तो नो। यस किया है तो आपको बताना होगा कौन से एग्ज़ाम में किया था, कौन सी ईयर में किया था, आपका रोल नंबर क्या था और कितनी बार किया है, ये आपको बताना होगा। आपको बताना होगा कि आप सिविल सर्विसेज में कभी सिलेक्ट हुए हो, क्या आपने सिविल सर्विसेज की लोकेशन कभी एक्सेप्ट की है, अगर यस की है तो आपको डिटेल बताना होगा, और अगर नो किया हुआ है तो आपको नो करके आप सीधे इसको सेव पे जा सकते हो। ये सेव होने के बाद आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, आपको क्या प्राइज मेडल मिले हैं, क्या स्पोर्ट्स में, और कहीं आप लीडरशिप क्वालिटी में रहे हो क्या स्कूल और कॉलेज लेवल पे, और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी, आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स और मतलब डिग्री के अलावा जो भी आपने सर्टिफिकेट्स लिए होंगे वो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी लैंड की डिटेल बतानी है कि आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड है क्या, और रेजिडेंशियल फ्लैट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप येस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। ये इसमें डिटेल लिखी हुई है, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से कि 2000 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा का फ्लैट या ये सब जो कुछ भी है आप यस में, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि इसमें से मतलब लैंग्वेज के ऑप्शन दिए हैं, आप किसी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है क्या आपकी, तो हिंदी में है तो आप हिंदी को पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद आप ये भी बताना होगा कि आपने कोई डिग्री कुछ कहीं पास किया हुआ तो आप 10th पढ़ सकते हो, क्योंकि 10th में आपने हिंदी पढ़ी होगी। ऐड करने के बाद और भी अगर लैंग्वेज है ऐसी जैसे मैथिली वगैरह या फिर कोई और भी लैंग्वेज जो आपको आती हो, तमिल तेलुगु जो कुछ भी, आप उसे भी ऐड कर सकते हो। ऐड मोर का ऑप्शन भी आता है, आप कितनी भी लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो अगर आपको आती हो तो। अब सेव के ऑप्शन पे चले जाएंगे। सेव के ऑप्शन पे जाने के बाद जो कुछ भी आपने इसमें फिल किया हो आपके प्राइस मेडल वगैरह, इन सबको फिल करने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा, मतलब ओटीआर आपका इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद आपका ओटीआर हो जाएगा कंप्लीट। ओटीआर के बाद आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका है। तो ओटीआर भरने के बाद हमको भरना है फॉर्म, तो ओटीआर के बाद हमको फॉर्म भरने के लिए जाना होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म फिल होकर खुल के आएगा, जिसमें आपका जो है ओटीआर फिल हो चुका है, यानी कि भाग 1 भर चुका है। अब आपको भाग 2 और भाग 3 भाग 4 भरने हैं। आपका भाग 1 तो ऑलरेडी भर ही चुका है क्योंकि हमने अपना ओटीआर फिल कर दिया। आप अपने ओटीआर को एडिट या अपडेट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास आएगा, और आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पहले नोटिस आएंगे, इस पर यस क्लिक करना है आपको कि हम भरने के लिए तैयार हैं। पार्ट 1 पंजीकरण, जो कि पर्सनल डिटेल पूरी यूपीएससी ने आपके ओटीआर से कर ली है, आप उसको
व्यू प्रिंट करके प्रोफाइल को मतलब प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसका आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद भाग 2 का पंजीकरण हो गया पूरा, क्योंकि वो उसमें अब भाग 2 के पंजीकरण के बाद ये जो आपकी डिटेल्स जो पहले से ही फिल है ओटीआर में वही आ जाएंगी, जिसमें डिग्री पूछेगा कि आपने डिग्री पास कर ली है, तो आपको यस बता देना है कि हाँ हम पास कर चुके हैं। उसमें सब्जेक्ट बताना है किस विषय से आपने मतलब किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, ये सब पूछेगा तो ये आपको बता देना है। डिग्री आपने कौन से और फ्रेंड्स भरनी है आपको इसमें। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो तो पहले से ही जो आपने सेव किया है वही होगा, क्योंकि ये डिग्री इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपको ये चूज करना है कि सिविल सर्विसेज में आपको कौन सी सर्विस लेनी है। मतलब दोनों का एग्जाम देना है या फिर किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो वो आपके ऊपर होता है। आप दोनों भी चूज कर सकते हैं, कोई एक भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आयु सीमा में छूट के लिए क्या आपने आयु सीमा में छूट कर रहे हैं, तो छूट करने का बेसिस बताना होगा किस बेस पे आप छूट मांग रहे हैं, मतलब एस सी कैटेगरी से हैं, एस टी से हैं, या ओबीसी है, या पीडब्ल्यू। के बाद ये आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ बताओ तो आपको फिल करना कि परसेंटेज कितनी रही ग्रेजुएशन में ये बताना, और आपने पहले अगर मतलब अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर बताने होंगे कि कितनी बार आपने जो है आवेदन किया है उससे पहले। फिर आपको बताना होगा कि आप सेंटर कहाँ भरना चाहते हैं, मतलब मेंस के लिए क्या सेंटर भरना चाह रहे हैं, और 1 से 5 जो पेपर है उनके लिए आपका मीडियम क्या भरना चाह रहे हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चाह रहे हैं आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताना होगा। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो आप चूज़ कर लेना। उसके बाद 5 और 7 के लिए आपको जो ऑप्शनल चूज़ किया है उसके लिए आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आप कैटेगरी से है, मन की मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या इन सबसे बिलोंग करते हैं। अगर यस करेंगे तो आपको ये सबकी डिटेल फिल करनी है, और अगर आप नो क्लिक करते हैं तो कोई डिटेल नहीं पूछेगा। और फिर आपको पेपर के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो पेपर ए होता है, लैंग्वेज के जो 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, दूसरे में आपको सेलेक्ट करनी होती है, तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद आपको मीन्स के लिए सेंटर बनना है। IFOS के लिए अगर आपने ऑप्ट किया है IFOS को, और IFOS के लिए आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अगर आपने ऑप्ट किया है, नहीं ऑप्ट किया है तो आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज मेंस के लिए ही अपने सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो चूज़ करेंगे आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो भी आप सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों पेपरों का अलग अलग मीन्स होता है, प्रीलिम्स एक जैसा होता है। ये चूज़ करने के बाद दोनों सब्जेक्ट्स का आपको कि क्या 2 ऑप्शनल आपने चूज़ किए हैं, इनको चूज़ करने के बाद ये कौन से अगर आप पहले दिए हैं कितनी बार दिए ये बताने के बाद ये आपका फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप अपडेट कर रहे हैं। तो अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, वरना आप अपना कैप्चा भर के इसको फिल कर लेंगे तो ये आपके आ गया OT आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं आप स्लिप को। और उसके बाद पार्ट 3 के लिए और दोनों फॉर्म के लिए सिविल सर्विसेज मेंस के लिए भी और IFOS के लिए भी फिल कर सकते हैं। एक-एक करके हम दोनों का फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले सिविल सर्विसेज मेंस का फॉर्म फिल करेंगे। इसमें आप मीडियम बताना होगा इंटरव्यू का कि आप इंटरव्यू का क्या मीडियम रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर आपकी कोई जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना है आपको वो सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करनी है। आपको बताना है आपकी मदर फादर अलाइव है या नहीं है, ये बताना है आपको। और उसके बाद प्लीज़ अपलोड अ सर्टिफिकेट। यस, हाँ, मतलब ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट पूछा होता है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर हाँ तो अपना उसके सर्टिफिकेट हम अपलोड कर चुके हैं, तो बस आपको यस सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना, उसको सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। अगर आप जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको सर्विस लोकेशन होंगी। अब आपको इसमें सर्विस प्रेफरेंस भरनी होती है। ज़्यादातर लोगों की सर्विस प्रेफरेंस फर्स्ट होती है IAS, और अगर आपको फॉरेन सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो आप IFS भी फर्स्ट प्रेफरेंस में भर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप सर्विस प्रेफरेंस भर देना। और भरना कैसे 01 02 इस तरह से भरना है, और जो सर्विस आपको नहीं चाहिए उसमें 99 लिख देना है। जो भी सर्विस आप ऑप्ट नहीं करना चाह रहे किस भी रीज़न से, तो उसके लिए आपको 99 भरना है। और जिन सर्विसेज को आपको चूज़ करना है उनको ऑर्डर वाइज लगा देना कि ये सर्विस हमें पहली प्रेफरेंस है, दूसरी है, तीसरी है।
चौथी है तो देखो एक्सपीरियंस, जैसे हमने 01 लिख दिया। आई एफ आई एफ IPS को हमने 02, IFS को 03, IRS को 04। और जैसे भी आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए आप फिल कर देना। जैसे इसमें हमने रैंडमली फिल कर दी है क्योंकि हमें फॉर्म फिल करके आपको दिखाना है, तो रैंडमली हमने सारी सर्विसेज फिल कर दिया आप। और बाकी 99 मत, इसलिए क्योंकि हमें ये सर्विस नहीं चाहिए, इसलिए हम इन्हें 99 फिल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी सारी सर्विस, आप इसको फॉर्म को बहुत शांति से भरना। ये सर्विस प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बाद में वरना आपको दिक्कत होगी। हालांकि एडिट का ऑप्शन आएगा बाद में, ये सेव करने के बाद। तो सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, क्या वो रूरल था या फिर मतलब उनको बेसिकली वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आप विलेज से हो या फिर किसी तहसील से हो, टाउन से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो आपको, तो वो उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है। तो आपको ये भर देना है कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और आप बड़े हुए तो कहाँ हुए, 10+2 की एजुकेशन कहाँ हुई, उसके बाद की एजुकेशन कहाँ हुई। तो ये सारा डेटा आपको फिल करना है। ये सारा डेटा फिर आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है और किस मीडियम में आपकी स्कूलिंग हुई थी वो भी आपसे पूछा जाएगा। किस मीडियम में आपके कॉलेज, वो भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, आप अर्बन एरिया से हो, रूरल से हो, ये सब आपको फिल करना है। आपने कोचिंग कहाँ ली थी, ये सब डिटेल इसमें फिल पूछी जाएगी। अगर कोचिंग ली थी तो प्राइवेट में ली थी, पब्लिक में ली थी, यूनिवर्सिटी प्राइवेट थी, पब्लिक थी, इस तरह की डिटेल जो है यूपीएससी के फॉर्म में इस बार फिल हो रही। तो आप एक एक करके इन सब डिटेल को देखो हमने भरनी है, आप देख देख के ये सब भर देना। ग्रेजुएशन की डिग्री वगैरह का सब कुछ पूछा है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है तो कहाँ से की, और PhD वगैरह के बारे में। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछेगा कि आप एम्प्लॉयड हैं तो कहाँ हैं, कब से, ये बता देना है आपको। और उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि आपको प्रीवियस जो यूपीएससी के बारे में कहाँ से पता चला, कौन से सोर्सेज से पता चला, आपको ये बताना है। फिर क्या आपने पहले यूपीएससी के एग्जाम दिए हैं तो आप कितनी बार सिलेक्ट हुए हो, कोई सिविल एलोकेट हुई थी क्या आपको, तो ये बताना है आपको। और आपने 2 रीजन देने होंगे आपको कि आपने यूपीएससी का फॉर्म जो है क्यों आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपसे 2 प्रायोरिटी पूछी जाएंगी। यूपीएससी चूज करने की अपनी प्रायोरिटी क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी के ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ही आप कोई प्रायोरिटी कर देना, जो भी आपकी प्रायोरिटी हो। उसके बाद आपसे आपके मदर फादर के बारे में पूछेगा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या वो 10th पास थे या फिर नहीं थे, ग्रेजुएट थे नहीं थे। तो उसमें आपको अपने फादर और मदर की क्वालिफिकेशन करनी है। क्वालिफिकेशन के बाद आपको सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में कहाँ से पता चला ये बताना है। आपको क्या न्यूज़पेपर से पता चला, वेबसाइट से पता चला, दोस्तों से पता चला, किससे पता चला, ये बता देना। कोचिंग क्या आप कोई कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग प्राइवेट है, पब्लिक है, किससे कर रहे हो कोचिंग, क्या प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो, क्या मेंस के लिए कर रहे हो, क्या इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, ये सब आपको बता देना है। ये बताने के बाद सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड, कितने नंबर्स आपने मेड किए हैं और कितने मेड नहीं किए हैं, मीन्स कितनी बार अपीयर हुआ है, ये बताना है आपको। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने जो लिया है क्या वो आपका वही है जो आपको ग्रेजुएशन का था, और अगर अलग है तो क्यों अलग है, आपको उसका रीज़न बताना होगा। साथ में ही अगर आपका है ना कोई स्पेसिफिक सजेशन है यूपीएससी को लेके कि यूपीएससी अपने फॉर्म में क्या चेंज कर सकती है, तो आप वो भी बता सकते हो। और मतलब विदिन 2000 वर्ड आपको अपना सजेशन बताना होगा कि यूपीएससी ये चेंजेस कर सकती है अपने पेपर प्रोसेस में। अगर आपको एक चीज़ का याद रखना, अगर आप कोई सजेशन बताते हो तो इस तरह की लैंग्वेज में बताना चाहिए कि वो थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि उसको पढ़ के लगे कि आप यूपीएससी को ऑर्डर दे रहे हो। आपको सजेशन की तरह ही बताना है कि आप जो है सजेशन देना चाह रहे हो कि यूपीएससी को। और ये डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। जब आप सेव और कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरह से आपका ऑप्शन खुल जाएगा और ये हो गया। आप प्रीव्यू एप्लीकेशन में देख सकते हैं आपका फॉर्म। यस करना है आपको।
प्रिंट कर लेना फाइनल सबमिट के बाद। ये हो गया आपका व्यू पार्ट 3rd। ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। ये IOFS का फॉर्म फिल करने के लिए उसकी डिटेल भर देना। उसमें ये पूछेगा कि आपके पेरेंट्स अलाइव हैं क्या, ग्रेजुएशन की हुई है क्या, सेव एंड कंटिन्यू करना है इसमें भी। और ये इसका भी फॉर्म हो गया तो इसको यस कर देना है। पार्ट 3rd इज फाइनल सबमिट। नाउ सेंटर, जो भी आपको सेंटर चूज करना आप सेंटर भर दीजिए। यूपीएससी के लिए अभी दिल्ली सेंटर अवेलेबल है अभी भी प्रेजेंट है, तो आप अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो। उसके बाद फाइनल सबमिट पे जाना है आपको और आपके यूपीएससी का फॉर्म हो गया कंप्लीट। आपकी ईमेल पर ये फॉर्म भेज दिया गया है और आप चाहें तो इसे यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट आपका हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा फॉर्म कंप्लीट। इसी तरह से आपका भी फॉर्म आ जाएगा कंप्लीट होके और आप उसे सेव करके रख लेना। हालांकि आपकी ईमेल पर भेज दिया गया होता है ये फॉर्म। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके बाद भी अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मैं आपको अपनी टेलीग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।